नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में, और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पिछले 12 दिन से खिलाड़ी जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, लेकिन अब जंतर मंतर किसी सियासी अखाड़े की तरह बनता हुआ नजर आ रहा है। नेता आ रहे हैं, राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों की जो मांग है वो अभी भी ज्यों की त्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने भी खिलाड़ियों की रिटायर्ड जज से जांच की मांग को खारिज कर दिया है। इस बीच बुधवार की रात को पहलवान और दिल्ली पुलिस के बीच में बड़ा विवाद हो गया। महिला खिलाड़ियों ने पुलिस के जवानों पर गाली गलौज और धक्का मुक्की करने के आरोप लगाए। खिलाड़ियों ने कहा कि पुलिस जबरन उनके धरने को खत्म करवाना चाहती है। वहीं डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण पे कार्रवाई न होने पर खिलाड़ियों ने अब अपने अवार्ड्स को भी वापस लौटाने की चेतावनी दे दी है। बजरंग पूनिया ने कहा है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन उस पर भी राजनीति हो रही है। उनके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। खिलाड़ियों ने अपने आंदोलन की मजबूती के लिए देशवासियों से समर्थन की अपील की है, जिसके बाद खाप पंचायतें, किसान, सामाजिक संगठन के साथ साथ राजनीतिक दलों के नेताओं का जंतर मंतर पे पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा जंतर मंतर पहुंचे। गीता भुक्कल और भूपेंद्र हुड्डा ने जंतर मंतर पहुंचकर खिलाड़ियों को अपना समर्थन दिया। अब खिलाड़ियों के नाम पर खूब राजनीति भी हो रही है। बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है और कांग्रेस बीजेपी पर। वहीं इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कहा कि सरकार की अकल को ठिकाने लगाने के लिए दिल्ली को चारों तरफ से घेरना पड़ेगा। इस बीच खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों के मुद्दे पर कहा कि बातचीत से समाधान होगा, दबाव बनाने से नहीं। अभी हुआ वो सब भी आप लोगों को पता है। आप अभी भी आप लोग हमारे साथ में डटे हुए हो। हमारे जितने भी लोग आए हैं जो हमारे सपोर्ट में, हमने सिर्फ एक कॉल किया था कि हमारे साथ में जाती हुई है, हमारे साथ में बदतमीजी हुई है, तभी पूरा देश हमारे साथ में उठ के आया, हमारा हौसला और हमारा समर्थन देने के लिए। तो तहे दिल से हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे हम। उनके बिना ये लड़ाई अधूरी रहेगी हमेशा। वो है तो वो हम हैं, उनकी ताकत है तभी हम जीत सकते हैं। आपको भी पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में हमारा हियरिंग था। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी तक जो किया है, हम उसके हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि 6 दिन तक तो पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तब एफआईआर हमारी दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसका हम पालन करेंगे। जो भी आदेश दिया है, अगर कुछ जल्दी से जल्दी नहीं होता है तो हमारे पास हर रास्ता ओपन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में जा सकते हो या आप मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हो, तो हम वहाँ पे भी जा सकते हैं अगर कार्रवाई जल्दी नहीं हुई तो। अगर दिल्ली पुलिस फिर भी अगर नहीं कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद भी, तो भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमारे पास हर ऑप्शन ओपन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो हमारा साथ दिया है, जितना वो दे सकते थे उन्होंने किया है। हम हमेशा उसका शुक्रगुजार रहेंगे। आगे जो भी होगा प्रोसीडिंग में तो हम वो आपको बताते रहेंगे। अभी तक की हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। अगर उनको कुछ भी होता है, अगर जो भी लोग दिल्ली पुलिस ने डिटेन किए हैं, अगर उनको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार भी दिल्ली पुलिस ही होगी, क्योंकि ऐसे लोगों को डिटेन करना, ठीक है आपने डिटेन कर लिया, आप व्यवस्था बढ़ाए रखना चाहते हो, हम उसका सम्मान करते हैं। हम भी हिंसक प्रदर्शन नहीं चाहते, हम भी एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं 11 दिन से, आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस आक्रामक होके अगर हमारे लोगों के साथ में कुछ भी करेगी तो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को ही लेनी पड़ेगी और दिल्ली पुलिस ही उसकी जिम्मेदार होगी। मैंने पहले भी हमें यही बोला था कि आप समर्थन करिए, यार राजनीति मत करिए। लेकिन कल जो हुआ कि भाई हम यहाँ पे समर्थन देने के लिए आइए, आप सभी का वेलकम है, क्योंकि ये भारत की बेटियों की लड़ाई है। लेकिन अब हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं चाहते कि भाई एक पार्टी आके भाई हाँ हम इसको यहाँ पे पंचायत करेंगे, तो उसके लिए हम हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि हमारे जो खाप पंचायतों के जो प्रधान है, जो किसान संगठन है, जितने भी, चाहे वो मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, महिला संगठन है, स्टूडेंटों का संगठन है, उनसे हम बात करके वो चीज़ें हम करेंगे। आप समर्थन के लिए आइए, आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे आने के लिए स्वागत है। कोर्ट कभी नहीं बोलता अरेस्ट करने के लिए, ये पुलिस के हाथ में होती है। पहले पूरे बयान होंगे, बयानों के बाद वो अरेस्ट होंगे, पता चलेगा। तो ये मत सोचो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया है तो हम निराश हो गए, नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं होता बोलना कि अरेस्ट करो। सुप्रीम कोर्ट का जो काम था उन्होंने वो कर दिया, एफआईआर करवाई है उन्होंने, और बाकी का जो काम है वो पुलिस जब पूरा बयान लेगी उसके बाद प्रोसीडिंग होगा। तो मेन कहने का यही है कि धरना चालू रहेगा और डिमांड हमारी सेम रहेगी। ये विषय आपको भी ध्यान में, हमको भी ध्यान में है, क्योंकि ये विषय हरियाणा से जुड़ा नहीं है। ये दिल्ली से या वहाँ जो केंद्रीय उनकी जो भी टीमें हैं खिलाड़ियों की, उनसे जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने
उसकी एफआईआर करने के लिए कह दिया है, एफआईआर हो गई है, दिल्ली पुलिस उसकी जांच करेगी। फिर भी जो जिस प्रकार के प्रेशर बनते हैं, उस प्रेशर के बजाय बातचीत का अगर रास्ता हो तो बातचीत के रास्ते से चीजें हल होती हैं। ये जो आरोप लगाए गए हैं, इसमें कितनी सत्यता है नहीं है, ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जब चीज आई है उसी में से पता लगेगी। ये जो कल जो इनके साथ व्यवहार किया वो निंदनीय है, खिलाड़ी के साथ होना चाहिए। तो अपनी मांग लेके बैठे हैं, क्योंकि ये जो खिलाड़ी आज स्टेडियम में होने चाहिए थे, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, वो यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। सब जुडिस है, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भी 164 के बयान जल्दी तैयार कराओ, क्योंकि 164 के बयान होके दोषी के पे जरूर एक्शन लेना चाहिए। वो दुखी है बेचारे, उनका कोई वो नहीं है, वो तो समर्थन मांग रहे हैं सबसे, फिर उनकी जायज मांगों का समर्थन होना चाहिए, जो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के उससे एफआईआर रजिस्ट्री हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि भाई 164 की जल्दी से जल्दी बयान दर्ज किए जाए, उसके बाद ही तो कार्रवाई होगी। सर गीता फोगाट यहाँ पर आ रही थी, अगर कोई उनको ये दिखाएगा भाई न्याय नहीं मिल रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के भी जा सकते हैं, पहले मजिस्ट्रेट के सामने बयान होंगे। पहलवानों के साथ फिर दुर्व्यवहार किया गया। बड़ी हैरानी की बात है, महिलाएं पहलवान वहाँ पे धरने पे मौजूद थी और उनको भी पुलिस ने जाकर के गाली गलौज किया, उनके साथ हाथापाई करी, और कोई एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, कोई भी एक महिला की कोई पुलिस अधिकारी नहीं थी। और जो गए हुए थे पुलिस के लोग जिन्होंने जाकर के बदतमीजी करी, वो भी यहाँ तक की बात भी कही जा रही है कि वो शराब के नशे में भी थे। आज किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। मैं पहले जब उनके धरने पे गया था तब भी बहुत खुल करके ये बात कह करके आया था कि सरकार जो है केवल आपके धरना देने से या आपको आकर के कोई सपोर्ट करता है उससे समझने वाली नहीं है। अगर कोई हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार करे तो फिर उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को उनके खिलाफ जो है एक सख्त एक्शन लेना चाहिए। आज मैं आपके माध्यम से भी सारी खाप पंचायतों को भी और सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे कोई आप पार्टी के लोग हैं, चाहे कोई सीपीएम सीपीआई के लोग हैं, या कोई और जो राजनीतिक दल हरियाणा विश्वकरीय है, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन सब से कहना चाहूँगा कि खाप पंचायत के लोगों को इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और बैठक बुला करके उस बैठक में कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे सरकार को जो है चेताया जा सके, समझाया जा सके कि जो रवैया आपका है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आज पहलवानों से भी बात करूंगा और दूसरे लोगों से भी, खाप पंचायत के जो है उनसे भी बात करूंगा और उनसे कहूँगा कि भी या तो आप बैठक बुलाओ, अगर आप नहीं पहल करते इस बात की तो फिर हम अपनी तरफ से सर्वदलीय एक बैठक की लिख करके भेजेंगे सबको, एक तारीख तय करेंगे, फिर उसी दिन बैठक करके उसमें कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिसकी वजह से सरकार को समझ। तो पक्ष विपक्ष खिलाड़ी सभी की बातों को आपने सुना है और अब आज की बड़ी बहस के सवाल भी इसी से संबंधित, उस पर नजर डालते हैं। उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या न्याय और सम्मान की लड़ाई का जो धरना था वो हाईजैक हो गया है। दूसरा सवाल यह है कि क्या सियासी दलों के समर्थन से पहलवानों को मजबूती मिलेगी। तीसरा सवाल यह है कि कौन चाहता है धरने पर जो मेडल लाने वाले खिलाड़ी हैं वो आखिर बैठे रहें, और आखिर खिलाड़ियों को न्याय कैसे मिलेगा, ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये सवाल इसलिए है क्योंकि कल जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार खिलाड़ियों को जो समर्थन है वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब समर्थन के बीच में जो सवाल मौजूदा है वो ये है कि आखिर जो न्याय की मांग खिलाड़ी कर रहे हैं वो न्याय खिलाड़ियों को कैसे मिलेगा और जो कुछ हो रहा है उसके मायने क्या समझेगा। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र गहलावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र गहलावत जी, स्वागत है आपका चर्चा में।
केसी भाटिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। केसी भाटिया जी आपका भी स्वागत है। विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी आपका भी स्वागत। और रणधीर ढाका हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कोच हैं। रणधीर ढाका जी आपका भी स्वागत है। भूपेंद्र गहलावत जी आपसे ही चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा। किस नजरिए से आप इसको देखते हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप लोग लगातार कह रहे हैं और खासतौर से मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने सुना, उन्होंने भी कहा कि खिलाड़ियों के सब साथ में हैं, लेकिन जो न्याय है वो कोर्ट से ही मिलने वाला है और इस मामले को लेकर के जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो घटनाक्रम कल घटित हुआ और कल से लेकर अभी तक जिस तरह की परिस्थितियां बनी, गहलावत जी आप इसको किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको और जो हमारे प्रवक्ता साथी है और दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। फिर आपने जो सवाल किया मैं उसमें आता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी ये बेटियाँ हैं ये भारतवर्ष की बेटी है, किसी एक की बेटी नहीं है। और ये हमारी शान है, हरियाणा प्रदेश की भी शान है और देश की भी शान है। गोल्ड मेडल लेके आई। मैं जातीय तौर पर भी और भारतीय जनता पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी, हम इन बेटियों के साथ खड़े हैं। ये सबकी समान बेटी है, ये देश का मान सम्मान है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो कानूनी प्रक्रिया है ये तो सबके लिए एक जैसी होती है, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई खिलाड़ी है, चाहे कोई आम आदमी है। उस कानूनी प्रक्रिया से तो सबको गुजरना पड़ता है। इन्होंने मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि जनवरी में जब इन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया तो इनकी जो मांग थी उनका ये था कि इन पे जो आरोप लगाया था कि ये लगाया था कि ये डिक्टेटर है, अपनी मर्जी से फैसले करते हैं और उसमें योग शोषण की बात उस समय नहीं थी। और एक हमारी सरकार ने उसी समय एक समिति बना दी थी और जो इन्होंने नाम दिया वो समिति में इनका खिलाड़ियों ने जो नाम दिया वो भी लोग शामिल थे। लेकिन इन्होंने उसका इंतजार नहीं किया क्योंकि कुछ राजनीतिक लोग इनके बीच में आकर के घुस गए। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जो आजकल सबसे ज्यादा इसमें दिख रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। उनकी एक जाति बात है कि वो बृजमोहन से चुनाव हारे थे और ये 15 साल तक हरियाणा फेडरेशन के प्रधान रहे। और जब माननीय मुख्यमंत्री इनके पिताश्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी चीफ मिनिस्टर थे और ये फेडरेशन के प्रधान थे। इन्होंने कितनी बार बहन बेटियों को जा करके उनसे पूछा क्या तुम्हारे को कोई दिक्कत है, या फेडरेशन के नाते, प्रधान होने के नाते उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए कोई काम किया। अब ये तो राजनीति है, जब उनसे ये कुर्सी चली गई तो वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इसका जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से केस दर्ज हो गया, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेट करेगी। आजकल एक नए रिवाज और चल पड़ी, मैंने वो उसको सुनता हूँ मैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, वो खुद ही कहते हैं भ्रष्टाचार का आरोप लगता है जब कि मैंने देख लिया इसमें कुछ नहीं है और क्लीन चिट दे दी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी वो खुद बन गए और न्यायालय भी खुद बन गए। अभी ये जो पॉलिटिकल लोग वहां पर गए हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए, ये कहते हैं कि ये दोषी है, इसको सजा दो। अरे भाई, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो क्या आप? क्या आप न्यायालय हो? आपने फैसला भी खुद ही कर दिया और इन्वेस्टिगेशन भी कर ली। एक ये प्रथा गलत है, इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए खिलाड़ियों का, उनका मान नहीं। भूपेंद्र गहलावत जी देखिए, इसके आपने राजनीतिक पहलू तो बता दिए, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त के साथ खुल जाएगा। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, अगर एक मिनट के लिए हम लोग इस राजनीति को किनारे भी रखें, आपने भी कहा हम लोग लगातार सुन रहे हैं, जब सब मान रहे हैं कि हमारे देश का ये गौरव है जो बेटियां या जो बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं, तो सवाल इस बात का है कि जिनके ऊपर आरोप है भाई, उनके ऊपर एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? और सवाल इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो आपकी पार्टी से चुने हुए सांसद भी है, तो क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? इसलिए ये मामला ज्यादा उलझता है, अगर राजनीति को हम लोग अलग भी रखें तो। देखिए, हमारे को बृजभूषण से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो दोषी है तो हम ये चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा मिले, और जो उसने ऐसा अगर कांड किया है तो उसको चाहे उल्टा लटकाया जाए, हमारी उससे कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन मैं एक बात और भी कहता हूँ, कानून की एक प्रक्रिया, किसी के मात्र कहने से तो वो दोषी नहीं हो जाएगा। इन्होंने आरोप लगाया तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, पुलिस बयान लेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कोर्ट में केस जाएगा। और अगर नहीं, आरोप लगाने के बाद एफआईआर आपने कहा की, तभी तो कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी ये कहते हुए हियरिंग को बंद किया कि आपने कहा था कि एफआईआर का मामला है, हमारे निर्देश पर एफआईआर हो गई है और इसलिए इस केस को उन्होंने बाद में कहा कि आप हाईकोर्ट जाएं या मजिस्ट्रेट के पास जाएं, लेकिन एफआईआर तभी हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। ये परिस्थिति क्यों बनी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने कितने केसेस हैं
देखिए, सबके लिए मैंने एक बात कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। हमारे जो माननीय उच्चतम न्यायालय है उसने कितनी बार कहा है कि एमएलए एमपीज के लिए अलग कोर्ट बनाए और उनको सजा दो। 8-8, 10-10 साल में सजा हो रही है। लालू यादव को कितने साल में सजा हुई? हमारे माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी कितने दिन में हुई? और जो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं उन पे 6 केस में जमानत पर हैं और उन पे एफआईआर दर्ज हुई है। वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। वो 8 साल हो गए, तो सरकार तो उस पे ऐसा करती नहीं कि किसी को पकड़ेगी और जेल में डूस नहीं, देगी। ठीक है, लेकिन ये तो हर एक चीज को प्रोसेस है। जनरलाइज तो नहीं ये तो करेंगे ना प्रोसेस- गहलावत जी। मुझे कानूनी- बताइए भाई, कानूनी यौन शोषण के प्रक्रिया है। आरोप तो संगीन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, आरोप संगीन है और मैं ये कहता हूं, लेकिन बगैर साबित हुए किसी को आप उसको तो सजा तो नहीं दे सकते। जब कोई भी केस है, आपराधिक मामला है, उसमें केस दर्ज होगा, केस दर्ज एफआईआर हो चुकी है, उसमें बयान होने लग रहे हैं, उसमें जो भी प्रोसीजर होगा कानून का वो होगा। आज आप कहते हैं कि उसको जल्दी से गिरफ्तार कर लें और किसी की रिपोर्ट आई ना हो, समितियों की रिपोर्ट आई ना हो, कल कच्चे कागज कोर्ट में चले जाए और उनको जमानत हो जाए, फिर आप कहोगे कि आपकी सरकार ने तो जमानत जानबूझ के दिला दी। जो प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना ठीक काम है। करती है। आप कह रहे हैं और कि न्यायालय प्रक्रिया है, अपना काम प्रक्रिया के करेगा। तहत ये काम हो रहा है। मैं रणबीर जी का रुख कर लेता हूं। रणबीर ढाका जी, कल जो घटनाक्रम घटित हुआ उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि बार बार हम लोग ये सुन रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे अब जो राजनीति है वो हावी हो रही है। देखो भाई, मैं बताऊं राजनीति कैसे हावी होगी। आप एक देखो, देश की शान है, देश की शान बैठी हुई है, और ये जो कह रहे हैं ना आप लोग, दीपेंद्र हुड्डा बनना चाहता है, आप देखो उसके बयान देखिए, दोनों बापू बेटा ये कह रहे हैं हमने कुश्ती से 1% भी हमें इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, इसको जबरदस्ती 15 साल रहे हैं, अरे, कैसे नहीं है? आप एक 15 बात साल वो बता, प्रधान रहे हैं। दोनों पिता पुत्र उन्होंने कह रहे चुनाव हैं लड़े ठीक है, हैं, भूपेंद्र जी पहले सुनिए, भूपेंद्र चुनाव हारे जी हैं, ठीक क्यों है। नहीं इंटरेस्ट है उनको? रणबीर जी सुन लीजिए, पहले सुनिए। एक बार न्यू पूछो हारे कैसे हैं, वो भी पूछना एक बार। आपको पूरी प्रक्रिया का नहीं पता हारे कैसे, वो भी आपको पता लग जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, जैसे थोड़ा सा आप गहराई से जाइए, कह रहे हैं भाई एक अखाड़ा को बता देते हैं, रोहतक में एक अखाड़ा दीपेंद्र हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का कोई अखाड़ा ही नहीं, ऐसे क्यों खाम बरकला रहे हैं? तीसरी बात कह रहे हैं मिर्जपुर के अखाड़े के पहलवान हैं, ये देश के पहलवान हैं, आपके सामने बैठे हैं, न्याय के लिए बात कर रहे हैं। क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद 164 का बयान कई दिन में हो जाना चाहिए जी? कितना दिन लगता है? एक आम आदमी का बयान 164 का कितने दिन में हो जाता है एफआईआर के बाद? क्यों जाना पड़ेगा है मतलब सुप्रीम कोर्ट? आज क्यों बेचारों को परेशान किया जाता है? ये भी आदमी है, रात को बरसात होगी, थोड़ी बहुत सुविधा, रात को गार है, वहां जाके देखो आपकी मतलब कितने पानी भरा है, उसमें खड़े थे तो ले लिए या 4 पाई ले ली तो कौन सा गुनाह था भाई? इनको पकड़ पकड़ के बेचारी रो रही है, मार रहे हैं। एक दारू पी के जान पूछ के मतलब एक पुलिस वाला भेज दिया। मतलब क्या वो आप मतलब आपकी बहन बेटियों के पास कोई दारू पी के जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे जी? क्या मतलब एक राजनीति रह गया सब कुछ? शर्म की बात होती है जी। खामखा की बात कर रहे हैं, बड़ी झूठी बड़ी वैसी बात कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा आता है, अपने बच्चों के लिए आते हैं, हरियाणा के हैं, जब वहां तिरंगा चढ़ता है ना, जब कोई नहीं कहता ये हरियाणा के हैं, हरियाणा का अलग से झंडा नहीं चढ़ता, उड़े किसी जात का अलग से झंडा नहीं चढ़ता। इन बेटियों को क्यों जात बरादरी में, क्यों मजहब में बांटने लग रहे हैं? इनका एक ही तो काम है, न्याय कर दो। ये गलत है तो इनको सजा दो, और ठीक है तो भाई उनको भी मतलब एक प्रक्रिया तो चलाओ आप, जो एक एफआईआर से चलती है। एफआईआर कितने दिन में 164 के बयान होते हैं? आप समझदार आदमी हो। हमें इस चीज तो रणबीर जी, आप ये मान रहे हैं कि एफआईआर के बाद जो डिले हो रहा है यही इस बात को दिखा रहा है कि मंशा सही नहीं है? हाँ, ये इसलिए तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है जी, नहीं तो क्यों बैठेंगे? अगर प्रक्रिया ठीक चले तो ये उठ के चले जाएंगे। ठीक है। केसी भाटिया जी, चूंकि अभी हम लोग लगातार सुन रहे हैं और ये आरोप बार बार लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इसके पीछे है। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का नाम बार बार इसमें सामने आता है, और अभी वही बात यहां भूपेंद्र गहलावत जी ने भी कही है। केसी भाटिया जी, कैसे देखें इसको हम लोग? नफरत है जिसमें कहा जाता है कि हमारे नेता वो राजनीति चमका रहे हैं। ये राजनीति चमकाने वाली बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर लागू नहीं होती।
3 पीढ़ियों से चौथी पीढ़ी दीपेंद्र हुड्डा की है। देश की आजादी में उनके दादा ने बलिदान दिया, उनके पिताजी उसमें भारत को आजाद कराने में उसमें शामिल रहे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे वो। और भूपेंद्र हुड्डा जी 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एमपी रहे हैं, लोकसभा का मेंबर रहे हैं रोहतक से। और दीपेंद्र हुड्डा 4 बार के एमपी हैं, आज राज्यसभा के एमपी हैं। तो उनको राजनीति चमकाने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गहलावत साहब जो बोल रहे हैं, इनको अपनी राजनीति ये अपनी राजनीति इस माध्यम से चमका रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से। इतने बड़े नेताओं के ऊपर ये कहना कि राजनीति चमकाने, ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात है। जहां तक बात है इस केस की, इस केस के अंदर केसी भाटिया जी बात नॉलेज होने पर जी मुख्यमंत्री जी की नॉलेज, प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया, होम मिनिस्टर के संज्ञान में लाया गया इस बात को, खिलाड़ियों के द्वारा भाई हमारे साथ यौन शोषण हो रहा है, गलत हो रहा है हमारे साथ। किसी ने कोई इस बात के ऊपर एक्शन नहीं लिया। मजबूरन उनका धरना दिया, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया और मजबूरन सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा है और आज उन्होंने कहा है कि 164 के बयान कराकर और जल्दी से कार्रवाई कीजिए। अगर और जल्दी की बात है तो उसकी प्रक्रिया अलग से कानूनी प्रक्रिया होती है कि हाई कोर्ट को मेरिट डालकर ये कहा जा सकता है कि भी पुलिस को हिदायत दी जाए कि जल्दी कार्रवाई करें। ऐसे में इतना ढीलापन दिखाकर ये उस आदमी को जो कल्प्रिट है बृजभूषण सिंह, उसको ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का एमएलए, बीजेपी ने ही उसको इसका कुश्ती संघ का प्रधान बनाया हुआ है। नहीं, लेकिन केसी भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी तो बार बार इस बात को कह रही कि अगर वो गिल्टी हैं, वो अगर दोषी हैं तो आप तो उनको फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन प्रक्रिया तो जो है उसी के तहत काम होगा। पहले ये साबित तो होने दीजिए कि वो दोषी हैं या नहीं है। कार्रवाई करना, आयुषी कार्रवाई करना सरकार का काम होता है, पुलिस का काम होता है। पुलिस बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार की है दिल्ली के अंदर, और होम मिनिस्टर ने आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की नाराजगी दिखाई और इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च कराने की बात आई तो रातों रात एफआईआर लॉन्च इन्होंने कराई। तो सरकार का ये ढीलापन सरकार का आरोपी को बचाने वाली बात है। प्रक्रिया है, ठीक है। जब कोई ऐसा अपराध होता है, 164 के लड़कियों के बयान कराए जाते हैं, इमीडिएटली बयान कराने के बाद अरेस्ट होता है और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। यहाँ तो इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई है जी, ये इंक्वायरी होती रहेगी। इंक्वायरी, उसमें कितनी इंक्वायरी करा दी संदीप सिंह वाले केस में, आज तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो रही। यहाँ भी चंडीगढ़ में भी बीजेपी के सेंटर की वो है, पुलिस है। तो इस तरह का रवैया, ऊपर से कहना कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, वो मुखौटा पहनकर, और ये किस तरह से अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है भाटिया जी, आप ये कह रहे हैं कि मतलब सरकार बचा रही है। विजेंद्र रेड्डी जी, हम लोग अभी अभय चौटाला को सुन रहे थे, उन्होंने तो कहा कि भाई अगर अकल ठिकाने लगानी है तो फिर तो दिल्ली को चारों तरफ से घेरना पड़ेगा। खापू से भी वो आह्वान कर रहे थे और कह रहे थे कि फिर अगर इस पर भी बात नहीं बनती तो हम सर्वदलीय बैठक के बारे में भी सोचेंगे। कि दिल्ली को घेरना पड़ेगा या इसके बिना अकल ठिकाने नहीं आएगी, इसके मायने क्या है विजेंद्र रेड्डी जी? ये है जिस प्रकार से हरियाणा के प्रकरण की बात अभी शुरू की थी केसी भाटिया जी ने, हरियाणा की जो महिला कोर्ट थी वो पूरी सरकार के मौजूदा आदमियों के पास गई थी, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में वो इनेलो ऑफिस में गई, अभय चौटाला से मिली और उन्होंने अपने ही ऑफिस में उसकी पीसी करवाई और पीसी करवाने के बाद ये मुद्दा पब्लिक के सामने आया और सरकार को एसआईटी वगैरह गठित करनी पड़ी, अदरवाइज उसको यहीं पर दबाने का काम किया जा रहा था। वही हालात आज देश के खिलाड़ियों के साथ बने हुए हैं, क्योंकि देश के खिलाड़ी इतने दिनों से 18 जनवरी से वहां पर लगातार धरना प्रदर्शन किया और उन्हें बहका करके उठा दिया, दोबारा फिर शुरू किया गया और अब कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो रही है। और जिस प्रकार से रात में हालात किए हैं सरकार ने, लोग के सभी मूल्यों को समाप्त करने का काम किया। अरे भाई, उन्होंने एक चारपाई सोने के लिए मंगवाई थी, बारिश आ गई थी, गद्दे खराब हो गए थे, भीग गए थे, तो कौन सा इतना बड़ा उन्होंने जो है ना कोई विस्फोटक बम मंगा लिए थे या कोई ऐसा अफीम मंगवा ली थी जो सरकार को या प्रशासन को या पुलिस को इतना सख्त एक्शन लेना पड़ा कि उनको माँ बहन की गालियां देते हैं। एक वो स्टार खिलाड़ी से मिलने के लिए लोग तरसते हैं, जिससे हाथ मिलाने के लिए इंतजार करना पड़ता है लाइनों में, उनको पुलिस माँ बहन की गालियां दे करके धक्के मार के उनको और उनके सिर फोड़ दिए जाते हैं। ये इतनी अलोकतांत्रिक जो घटनाएं घटाई गई है,
इसके अलावा बिजली काट दी जाती है उनकी, पानी की सप्लाई को रोक दिया जाता है, खाना पानी को लेकर के जाता है उसको जाने नहीं दिया जाता। हद तो तब हो जाती है जब महिला आयोग की अध्यक्षा मिलने जाती है, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको भी थाने में ले जाकर के डिटेन कर दिया जाता है और रात के अंधेरे में उनको अकेला छोड़ दिया जाता है, जहां जाना है जाइए। यानी कितना अलोकतांत्रिक कृत्य हो रहा है। जब इतना एक अपार लोकतांत्रिक कृत्य के ऊपर कोई सरकार उतर जाती है तो उस समय अभय सिंह जैसे नेता की जरूरत पड़ती है। इसलिए अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि अब तो अलोकतांत्रिक ताकतें सारी की सारी खड़ी हो चुकी हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से सरकार ये नहीं जाग रही कि ये महिला पहलवान अपनी दर्द को बयां कर रही हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए, सारे रास्ते इनके बंद किए जाने लग रहे हैं। तो ऐसे में यही एक विकल्प बचता है जो अभय सिंह जी ने आज अपने स्टेटमेंट में दिया है और आपने हमें सुनाया है। मैंने भी आपके चैनल पर अभी स्टेटमेंट को सुना है। ये बिल्कुल सही उन्होंने बोला है कि जब तक सभी खापे सभी दल जैसे किसान आंदोलन में खड़ा हुआ था पूरा हिंदुस्तान, जब तक ये खड़ा नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि सरकार विपत्ति में संपत्ति ढूंढने का काम कर रही है, आपदा में संपदा बनाने का काम कर रही है। इतनी बड़ी देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के ऊपर आपदा आई हुई है और सरकार उसमें अपनी संपदा को ढूंढ रही है। भूपेंद्र गहलावा जी, भूपेंद्र गहलावा जी जवाब दीजिए। काम करिए भूपेंद्र गहलावा जी जवाब दीजिए। तो ये जो सवाल उठा कि भाई अगर एफआईआर हो गई तो फिर 164 के बयान होने में समय कितना लगता है और अगर ये बयान करके आप उनकी गिरफ्तारी कर लें तो वैसे ही ये सारा मामला अपने आप खत्म हो जाए, लेकिन जानबूझकर आप लोग बचा रहे हैं, मंशा सही है नहीं आप लोगों की? देखिए, हमारी सरकार, मैंने पहले भी कहा, पूरी तरह से अपने खिलाड़ियों के साथ है, अपनी बहन बेटियों के साथ है। अगर वो आदमी दोषी है तो उसको बेशक से फांसी दी जाए। लेकिन मैं एक बात और भी कहता हूँ, अभी कांग्रेस के लोगों ने कुछ कहा, एक पूरी कास्ट जो है उसको कहने का नाम लेने का काम किया। मैं कहता हूँ कोई भी बिरादरी सारी की सारी खराब नहीं होती, उसमें आदमी खराब हो सकते हैं। हम ब्रजभूषण के खिलाफ तो कोई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम तो उसको बचाने का काम नहीं कर रहे। एक राजपूत बिरादरी के पूरा इन्होंने कहा, तो ऐसे बिरादरी का नाम नहीं लेना चाहिए। एक तो मैं ये कहता हूँ इस किस्म की राजनीति ना आए और जो खिलाड़ियों का मेन उद्देश्य है उनको न्याय मिले, उसमें हम साथ हैं। और ये देखिए कि जब FIR लॉन्च हो गई तो उसका प्रोसीजर है। मैं कहता हूँ कि कोई भी आदमी जब रजिस्टर कराएगा केस तो उसकी एप्लीकेशन पे भी तो होता है कि उसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उसके हिसाब से FIR में धाराएं लगती। और जब केस माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब कह दिया तो अब तो कुछ बचा नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया है। अगर कोई IO भी अगर कोई गड़बड़ी करता है, देर करता है तो उसको भी चेंज कराया जा सकता है। ये नहीं, अब तो न्यायिक जो प्रक्रिया है उसके तहत ही गुजरना पड़ेगा। पहले कितने एजिटेशन हुए, अन्ना हजारे जी का एजिटेशन हुआ, क्या शीला दीक्षित जेल में चली गई? बिल्कुल नहीं, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसके हिसाब से जाया जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो धरना प्रदर्शन गरीब आदमी नहीं दे सकते और जिसके बुलावे पे खापे या ये नेता नहीं आ सकते उसको तो न्याय नहीं मिलेगा। ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें पूरी तरह से इंसाफ होगा, हम अपनी बेटियों को न्याय दिलाएंगे, इसमें किसी को कोई शंका भाई की FIR जरूरत नहीं दर्ज किए हुए भी तो इतना समय हो गया ना, ये बयान 164 के होने और उसके बाद ये गिरफ्तारी तक बात पहुंची क्यों नहीं है और क्यों खिलाड़ियों को लगातार इस धरने को आगे बढ़ाना पड़ रहा है? वो तो इतना ही कह रहे हैं ना कि भाई अगर आप कोर्ट ने आदेश दे दिया FIR करिए तो बयान करवाइए और गिरफ्तार करिए, क्यों नहीं हो पा रहा है ये? देखिए, आपको भी पता है कि जब बयान होते हैं तो मजिस्ट्रेट से भी समय लेना होता है और पुलिस नोटिस भी करती है, वो प्रोसेस चल रहा है। 1-2 दिन के अंदर बयान भी हो जाएंगे और अगर बयान उनके कोई सबूत मिलेगा तो उसको गिरफ्तार करने का काम भी हमारी सरकार करेगी, पुलिस करेगी। हम उसको बिल्कुल नहीं बचाने किसी के, हमारी सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि जो आदमी आरोपित है वो बचे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि किसी के कहने से निर्दोष आदमी को भी सजा ना मिले। लेकिन गहलावा जी, अभी तो हम लोग अभय चौटाला को सुन रहे थे, वो तो कह रहे थे कि अकल ठिकाने लगाने के लिए दिल्ली को घेरना पड़ेगा चारों तरफ से, तभी अकल आप लोग के ठिकाने आएगी। देखिए, अभय चौटाला जी क्या कहते हैं ये सब जानते हैं। जब उनके यहाँ पर सरकार थी तो क्या होता था सब लोग जानते हैं, कैसे किसानों पर गोली चलाते थे और कैसे मैम में उन्होंने एक बूथ कैप्चर करके बूथों को लूटने का काम किया था। 10 साल की सजा काट के आय से अधिक संपत्ति में सजा है। जो लोग जिस किस्म के होते हैं, और मैं तो माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, मैंने तो उनके साथ चौधरी देवीलाल जी के साथ काम किया है। वो तो जब मुख्यमंत्री थे ये कहते थे कि ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री क्या हुआ जब लोग धड़क के ना पड़े रात को।
हमारी सरकार इस तरह की नहीं है। हमारी सरकार न्याय में विश्वास करती है और हम ये कहते हैं कि जो दोषी आदमी वो बचना नहीं चाहिए, और जिसने भी अगर ऐसा कोई कांड किया है उससे को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए हम अपनी बहन बेटियों के साथ हैं। पूरी सरकार और पूरी पार्टी और हम सब लोग अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं। हम बिल्कुल उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे और हमारी सरकार किसी भी मामले में उनसे पीछे नहीं रहेगी और उनका साथ देगी, और जो भी दोषी होंगे उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। रणवीर डाका जी, जो न्यायिक प्रक्रिया है या जो प्रक्रिया है उसके तहत ही काम हो रहा है, और इसलिए जो न्याय है उसको मिलने में जो समय है वो लग रहा है, इसलिए इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। फिर क्यों लग रहा है आप लोगों को कि सरकार बचा रही है? सर, ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं तभी तो हम बैठे हैं, ये धरने पर बैठे हैं बच्चियां। अगर ये बचाने की कोशिश नहीं करते तो इतने तो पागल ये भी नहीं है कि आके बैठ जाएंगे। पहले धोखा दे के इनको मतलब ये उठा दिया यहाँ से, अब फिर देखो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके FIR दर्ज करवाई। अगर ये न्याय कर रहे हो तो फिर ये क्यों बैठे, क्यों लोग साथ आए? फिर इनकी प्रैक्टिस भी है कि ये मानते हैं भैया कि कई बात सुनने में आया ये तो बहुत हल्के में है, मतलब पहलवानी इनकी डाउन है। अरे भाई, ये अभी मेडलिस्ट हैं ओलंपिक को कितने दिन हुए? आप यूं तो देखिए कि 6 महीने में खत्म हो जाता है कि कोई, फिर भी यही कहते हैं हम परफॉर्मेंस पे भी चलो छोड़ो, लेकिन एक बच्चियों के साथ जो दुराचार होया है उसके ऊपर तो आप FIR भी बड़ी मुश्किल से करते हो। और फिर 164 का बयान एक लड़कियों के लिए जो एक्सपोज हो चुकी हों उनके लिए कितना जीना आराम हो रहा है इनको नहीं पता। फिर सारी रात जागते हैं जी इनके घर वाले। लेकिन रणवीर जी, उसकी भी तो प्रक्रिया ही है ना। मुझे ये बताइए ना कि ऐसा कैसे होगा कि आपने कहा और उसी के तहत सारी चीजें हो जाएं? नहीं, हम नहीं चाहते। देखो, कुछ समय तो होगा, ऐसी बात थोड़ी होती है। कोई विरोधी हो या कोई अपोनेंट हो या कोई हो, उस पर एकदम 164 के बयान हो जाते जी। यहाँ क्यों देर लग रही है? और केस बहुत संगीन केस है जी, थोड़ा बहुत मोटा होता हम भी ये मान लें। फिर एक्सपोज होने लग रहे जी, थाने से लड़कियों के नाम बाहर आ गए, उनके फोटो डाले जा रहे हैं, ये लड़की है। ये कितने शर्म और हया की बात है, कितने मतलब गैर जिम्मेवारी बात होने लग रही है। ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं न्याय हो, हम नहीं चाहते खाम का पंगा लेना। नहीं, रणवीर जी, तो सब चाहते हैं न्याय हो, लेकिन बस यही समझना है ना कि आखिर भाई इस न्याय में ये जो हो रहा है डिले, ये क्यों है? केसी भाटिया जी, सरकार तो कह रही है बार-बार। केसी भाटिया जी, ठीक है, लेट क्यों हो रहा है? देखिए, अभी गहलावत जी जो कह रहे थे कि मजिस्ट्रेट से अपॉइंटमेंट ली जा रही है, टाइम लिया जा रहा है, पता नहीं इनको किसने बता दिया इनको। मजिस्ट्रेट के यहाँ जब भी कोई इस तरह का ऑफेंस होता है, कोई लड़की का मामला होता है, 164 के बयान साथ के साथ उसी टाइम जाओ। उसके लिए मैं 42 साल से वकालत कर रहा हूँ, हमें ये बता रहे हैं कि मजिस्ट्रेट से अपॉइंट ले, 3 दिन हो गए, आज मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट इनको मिलती, जबकि मजिस्ट्रेट रोज बैठते हैं। ये ढीलापन इनका, बहानेबाजी, ये दर्शा रहा है कि ये उसकी मदद कर रहे हैं एक्यूज की। और जिस तरह से कल इन्होंने लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया, दिल्ली की पुलिस ने, जिस तरह से बारिश में वो नीचे पानी है, वो अगर कोई चारपाई लेके आया है कि पानी से बच जाए, और कोई अगर उनको राजनीतिक आदमी या किसी भी संस्था का आदमी जो पीड़ितों को मिलने चला गया, उनको ये अरेस्ट कर रहे हैं, उनको ये अब्यूज कर रहे हैं, उनको ये परेशान कर रहे हैं, तो ये तो दमनकारी राज, वो इस तरह से तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं होता था जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं। लाठी डंडे की सरकार, चाहे वो सेंटर की है चाहे वो हरियाणा की है, किस तरह से किसानों के साथ किया, किस तरह से इन्होंने खिलाड़ियों के साथ कर रहे हैं, किस तरह से कर्मचारियों के साथ कर रहे हैं। तो ये इस तरह से राज अगर कर रहे हैं तो लोग इनको सबक सिखाएंगे। तो इनको अभी तो यही है कि इन बच्चियों को उनका समय खराब किया जा रहा है। जल्द से जल्द इसका वो करके बयान वगैरह लेकर और कार्रवाई करनी चाहिए, दोषी को अरेस्ट करना चाहिए, आगे की इन्वेस्टिगेशन बढ़ानी चाहिए, ये हमारा कहना है। और हमारे नेता भी यही बात कह रहे हैं कि भाई इतना देर ही काहे को लगाई जा रही है, कि भाई जब प्रक्रिया है तो प्रक्रिया पुलिस ने पूरी करनी है। पुलिस की कमांड गृह मंत्री के हाथ में है, तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है बीजेपी का MP है वो दोषी, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये तो सामने नजर आ रहा है सबको, सारा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है इस बात को। अगर हम राजनीतिक उसमें होते हुए तो हमारा धर्म है, कोई अगर पीड़ित है, कोई
कोई किसी को परेशानी हो रही है, उसकी आवाज उठाना हमारा काम है। अगर हम चुप बैठेंगे तो लोग हमें कहेंगे कि भी आप किस लिए बैठे हो राजनीति में। राजनीति छोड़ देनी चाहिए। क्या बीजेपी उसमें विपक्ष में रही है इतने सालों तक? क्या इन्होंने पीड़ित के साथ नहीं लगे? इन्होंने सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन नहीं किए? ये किस तरह से कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदे उठा रहे हैं जी और ये रोटियां सेक रहे हैं जी? शर्म की बात है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुख्य विपक्ष के नाते हमारा धर्म बनता है, हम अपना धर्म निभा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस बात का निपटारा होना चाहिए। रेणु साहब, अभी अभय चौटाला को लेकर के भी ये बात भूपेंद्र जी ने कही कि भाई जैसी सोच है उसी तरह की बातों को कहा जा रहा है और इसलिए दिल्ली घेरने की बात आप लोग कह रहे हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा कोई असर होगा नहीं। विजेंद्र रेणु जी। हाँ, आयुष जी देखिए, हरियाणा में कहावत है कि छाछ तो बोले छालनी भी के बोले। इन्होंने जो आरक्षण का आंदोलन था, 32 नौजवानों को गोलियों से भूनने का काम किया, पंचकुला में 42 लोगों को गोलियों से भूनने का काम किया, 750 किसानों का खून पी करके ये बैठे हुए हैं और इसके अलावा हर वर्ग को डंडे लाठियों से पीटने का काम किया। वहां तो कुछ हुआ ही नहीं, सारे लोगों का खून पी कर बात करते हैं। तो ये तो इनका शैतानपन है, जो शैतानापन जो है वो कहेंगे, कहते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभय सिंह चौटाला जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये सरकार उसी प्रकार से जवाब चाहती है जिस प्रकार का ये व्यवहार करती है। ये इसी प्रकार का व्यवहार कर रही है। आज लोकतंत्र के इन्होंने परखच्चे उड़ाने का काम किया है। ये कहते हैं कि अभी जैसे केसी भाटिया जी ने भी इनकी पोल खोलने का काम किया, के बाद कि झूठ बोलने का काम करें। अरे भाई, पॉक्सो एक्ट में कभी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है क्या? और जो इतना गंभीर आरोप हो उसके लिए क्या मजिस्ट्रेट से अपॉइंटमेंट लेनी पड़े? कितनी झूठ बोलते हैं आयुष जी, कितना मतलब बरगलाते हैं प्रदेश की जनता को, जैसे कि प्रदेश की जनता 1947 से पहले की है। आज हर व्यक्ति जानता है क्या कानून है, क्या नियम है, लेकिन इन्होंने तो टीवी पर बैठ करके जो भी मन में आए वो बक देते हैं। न कानून का हिसाब लगाते हैं, न कोई समाज की जानकारी के बारे में विचार करते हैं, और ये जो आ जाए। दूसरी बात कहते हैं न्याय प्रक्रिया। भाई, न्याय प्रक्रिया जब 18 जनवरी को पहली बार ये खिलाड़ी धरने प्रदर्शन पर बैठे थे, इन्होंने उस कहा थे कि WFI को अध्यक्ष को बदल दो, कार्यकारिणी को बदल दो, तो हमें इतना ही चाहिए। लेकिन इन्होंने जब उनकी बात नहीं सुनी तो ये दोबारा जांच कमेटी बनाई जाती है। जांच कमेटी को ये बार बार ये ट्रांसपेरेंसी की और जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ट्रांसपेरेंसी और जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ये टॉलरेंस भी 100% कर रहे हैं। एक बेटियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, उसको पी करके बैठे हुए, उसको टॉलरेट करके बैठे हुए हैं। और जहां की बात मैं कहूँ तो जांच रिपोर्ट आ जाती है, चाहे वो चंडीगढ़ की जांच रिपोर्ट आई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, वो सार्वजनिक नहीं हुई। शराब घोटाले की जांच कमेटी आई, वो सार्वजनिक नहीं हुई। और इन लड़कियों के, इस महिला पहलवानों के लिए 2 SIT गठित कर दी, उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई, उसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही। तो ये इनकी ट्रांसपेरेंसी है और ये जीरो टॉलरेंस है। इतने बड़े बड़े अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहे हैं, रात को लठ बरसाए जाते हैं, महिलाओं को मिलने नहीं दिया जाता है, प्रदर्शनकारी समर्थन देने वालों को वहां जाने नहीं दिया जाता है। ये इनकी टॉलरेंस है। तो कुल मिलाकर के आयुष जी है कि अपना हिंदुस्तान को एक अलग दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र जा रहा है, कहीं न कहीं विपक्ष को जो है ना इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहता हूँ, आज खास करके हरियाणा प्रदेश में ये ठीक है, देश की खिलाड़ी है, देश का नाम रोशन किया है, और जिस प्रकार से इल्जाम लगाया जाए हरियाणा की लड़कियां और विशेष जाति की लड़कियां हैं, इसलिए ये सरकार के खिलाफ कर रही है। हम हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस को केवल वहां धरना स्थल पर जाकर के धरना देने से बात पड़ने वाली नहीं है। ये वो शर्मदार या सरमाएदार सरकार नहीं है जो वहां पर जाकर के देखेंगे कि इतने सारे नेताओं ने समर्थन कर दिया तो ये शर्मा जाएगी और कुछ विचार कर लेगी। ये ऐसे विचार करने वाली बिल्कुल नहीं है। इसको तो जब घेरा जाएगा तभी ये कुछ हो सकती है। जिस प्रकार से किसानों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके इनको अपने मुंह, इनको जो है ना अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर किया था, इसी प्रकार से जब तक ऐसा हालात नहीं होंगे, जब तक कोई बलि नहीं चढ़ा दी जाएगी सरकार के द्वारा, जब तक बलि नहीं ले लेगी किसी न किसी की, तब तक ये सरकार इनके साथ न्याय करने वाली नहीं है। आज लिख लो इस बात को, ये भूपेंद्र गहलोत बलि मांगते हैं,
कोई ना कोई, जैसे कल सिर फोड़ दिए 2-3 जवानों के, अगर बलि हो जाती तो जरूर कोई ना कोई सरकार जागती और इसका समाधान निकालेगी। लेकिन पहले मंदिरों में और मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ फूल चढ़ाते हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन ये सरकार तो बलि चढ़वाती है भाई। कितने हादसे आप देख लो, जब तक वहाँ कोई हादसा नहीं हो लेता तब तक सरकार मानने का काम नहीं करती। गलावत जी 164 के बयान और मजिस्ट्रेट से अपॉइंटमेंट, इसको लेकर के सवाल उठा। और दूसरा ये कि आप लोग चाहते हैं कि किसी की बलि चढ़ जाए तब आप लोग जागेंगे। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ गलावत जी। ठीक है, एक सेकंड रेडू साहब, मैं जवाब लेता हूँ। रेडू साहब मैं जवाब लेता हूँ। लड़कियां झूठ बोल रही है, लड़कियां गलत है, महिला पहलवान गलत आप कह दो और इनको उठा के अंदर डाल दो, इनको जेल कर दो अगर ये गलत है तो। और ये गलत नहीं है तो जांच कमेटी अपनी जांच शुरू क्यों नहीं करती? आज तक भी शुरू नहीं की जाती है वो। ठीक है, अभी जवाब लेते ना विजेंद्र रेड्डू जी, जवाब लेते ना गहलावत जी। देखिए, पहले तो मैं रेड्डू साहब का ही जवाब दूं। रेड्डू साहब ने खुद ही कहा कि जब जनवरी में इनको धरना था तो इनकी एक मांग थी कि इसको ये इस्तीफा दे दे और कार्यकारिणी भंग हो जाए। तो क्या यौन शोषण का मामला खत्म हो जाता? क्या ये राजनीतिक बातें नहीं है कि आप फेडरेशन से? भैया सुनिए, बीच में मैं नहीं बोला था, आप बीच में मत बोलिए। मैं कहता हूँ ये चाहती थी, जब ये चाहती थी कि हमारी भी इज्जत बची रहे, हमारी इज्जत ना समाज के सामने आए, अपनी इज्जत को बचा करके रखना चाहती। रेड्डू साहब, लेकिन अब जवाब लेते हैं ना, आपने जो बात की उसका जवाब लेते हैं। भाई गहलावत जी जवाब देंगे। आप सुनिए, रेड्डू साहब सुनने की कोशिश करिए। मैं ये कहता हूँ क्या यौन शासन का मामला खत्म हो जाता? दूसरी एक और भी बात मैं कहता हूँ कि मैं वो नहीं कहना चाहता था, लेकिन भाटिया साहब को मैं, ढाका साहब से तो नहीं ये बात कहूंगा, लेकिन मैं भाटिया साहब से जरूर एक बात करूंगा कि 9 नवंबर 2018 को एक क्लिप आई है, एक इंटरव्यू हुआ है और उस इंटरव्यू में 4 लोग स्टेज पर बैठे हैं। बजरंग दास पूनिया भी है, साक्षी मलिक भी है और विनेश फोगाट भी है और एक चौथा भी इनका खिलाड़ी बैठा हुआ। और उसमें आपके जो एंकर हैं उन्होंने सवाल किया क्या यौन शोषण के बारे में ही सवाल किया कि यौन शोषण के बारे में आजकल बहुत घटनाएं हो रही। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मैंने भी सुना है, लेकिन मेरे साथ ये, मेरे को कोई एक्सपीरियंस इसका नहीं है और मेरे साथ इस किस्म की कोई घटना नहीं घटी है। चाहे तो उसने बड़ा तपाक से जवाब दिया है कि चाहे तो मैं स्ट्रांग हूँ, रेसलर हूँ, इसलिए डरते हुए किसी ने कोई इस किस्म की हिम्मत नहीं की हो। तो मैं ये कहता हूं कि ये जब सारी बातें सामने आती हैं तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अगला भी तो अपना पक्ष रख रहा होगा। हम ये क्यों मानते हैं कि हमने अपना पक्ष रख दिया तो अगला चुपचाप बैठेगा? जिसकी गर्दन अगर फंसने की बात होगी, उस पर आरोप लग रहे हैं, तो वो भी अपने डिफेंड तो अपने आप को करेगा। ये जब सारी चीजें कोर्ट के सामने जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने जाती हैं कि 2018 में तो नवंबर में वो ये बात कह रहे हैं और ये केस पहले का बता रहे हैं। और फिर दूसरी मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने देर बाद इस केस को उठाया है, फिर अब इनको इतना जल्दी क्यों है? अब तो जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही है 10-5 दिन में सारा का सारा अंदर भी हो जाएगा। जब ये 6-7 साल से इन्होंने इंतजार किया तो अब भी इनको ज्यादा विश्वास करना चाहिए कानून पर। और जब उच्चतम न्यायालय में केस गया, उसकी डायरेक्शन हो गई, तो उसके ऊपर कोई नहीं जा सकता, सब लोग उसकी पालना करेंगे और दूध का दूध। चलिए ठीक है, अब गहलावत जी हम लोग भी उम्मीद ये करते हैं कि इस केस में जो है न्याय है वो खिलाड़ियों को कैसे मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जो खिलाड़ी विरोध प्रदर्शन पर हैं, लगातार समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन जो सवाल है वो सबसे अहम यही है कि जो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं उसमें जो न्याय है वो कैसे और कब मिलता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।